गुजरात के ड्यूम्स बीच पर सूरज क्षितिज के नीचे उतर रहा है। नारंगी रोशनी रेत की लकीरों पर फैलती जा रही है। निखिल अपने कैमरे को तिपाई पर कसता है। वो लेंस को समुद्र की ओर घुमाता है और रिकॉर्डिंग चालू करता है। लोग कहते हैं कि ये रेत रात में सांस लेती है। स्थानीय लोग यहाँ रात को आने से डरते हैं। वे दावा करते हैं कि लहरों की आवाज के नीचे कुछ और भी है जो यहाँ की रेत में दबा हुआ है। निखिल कैमरे के सामने खड़ा होता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजरें शांत समुद्र को टटोल रही हैं। वो कहता है, आज रात हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक पुराना मिथक है या यहाँ वाकई कुछ और है। वो समुद्र की लहरों की गूंज को रिकॉर्ड करने के लिए माइक को हवा के रुख के अनुसार सेट करता है। सूरज पूरी तरह डूब चुका है। निखिल कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी बार चेक करता है। वो अपनी घड़ी की ओर देखता है। अंधेरा अब गहरा हो रहा है। रात का गहरा कालापन अब पूरे बीच को अपनी चपेट में ले चुका है। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, केवल लहरों का शोर है जो अब पहले से कहीं अधिक भारी और लयबद्ध सुनाई दे रहा है। निखिल ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। सुइयां ठीक 1 के निशान पर आकर रुक गई हैं। बीच पर अब सन्नाटा इतना गहरा है कि उसके अपने जूतों के नीचे रेत के दबने की चरचराहट भी किसी शोर जैसी लग रही है। उसने कैमरा स्टैंड से अलग किया और उसे अपने हाथ में थाम लिया। वो समुद्र के किनारे की ओर कदम बढ़ाता है। वो रुकता है और चारों ओर देखता है। हवा अब ठंडी हो गई है और उसके चेहरे से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन अब उसकी चाल में वो पहले वाली फुर्ती नहीं है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। वो अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन सन्नाटा इतना घना है कि उसकी अपनी धड़कनें भी उसे सुनाई देने लगी हैं। निखिल समुद्र की ओर कदम बढ़ाता है। लहरें उसके जूतों के पास आकर वापस लौट रही हैं। अचानक कहवा की सरसराहट के बीच एक अलग ध्वनि उभरी। ये किसी की दबी हुई आवाज थी जो बिल्कुल उसके कान के पास महसूस हुई। पीछे मत देखो। निखिल के कदम ठिठक गए। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, लेकिन उसके पीछे केवल काला समुद्र और खाली रेत थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कंधे झटक दिए। वो हंसा। उसकी हंसी सन्नाटे में गूंजकर वापस आई। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, बहुत खूब ड्यूम्स बीच, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उसने मजाक में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसके कान के पास की वो फुसफुसाहट बार बार गूंज रही थी। उसने अपना कॉलर ठीक किया और कैमरे को थोड़ा और ऊपर उठाया। उसने फिर से पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी सांसें उसके गर्दन पर महसूस हो रही हैं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन अब वो बार बार अपने कंधों के ऊपर देख रहा था। निखिल के कदम अचानक रुक गए। उसके पैरों के नीचे की रेत में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे नीचे कोई विशालकाय जीव करवट बदल रहा हो। उसने अपना संतुलन बनाने के लिए घुटने थोड़े मोड़े। रेत उसके जूतों के चारों ओर से ऊपर की ओर सरकने लगी, जैसे कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। उसने अपना पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन रेत ने उसे जकड़ लिया था। वो फिर से हिला इस बार और जोर से, लेकिन रेत की पकड़ ढीली होने के बजाय और भी सख्त हो गई। अचानक उसके पैरों के ठीक नीचे की जमीन एक जोरदार झटके के साथ बैठ गई। एक खोखली आवाज आई, जैसे नीचे कोई गुप्त कक्ष खुल गया हो। निखिल ने अपना कैमरा कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने नीचे देखा, जहां रेत अब एक भंवर की तरह गोल गोल घूमने लगी थी। वो पीछे हटने के लिए पलटा, लेकिन उसके पैर रेत में धंसते चले गए। उसे अपनी एड़ियों के पास एक ठंडी बर्फीली छुअन महसूस हुई, जो रेत की गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। वो फिर से पीछे की ओर कूदा, लेकिन उसके जूते रेत के अंदर गायब हो चुके थे। अब वो घुटनों तक धंस चुका था। उसने अपना पूरा वजन दूसरी तरफ डाला, लेकिन रेत का स्तर और नीचे गिर गया। उसके चारों ओर की जमीन अब स्थिर नहीं थी, वह लगातार कांप रही थी। निखिल ने कैमरे को अपने चेहरे के सामने किया। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई थीं। वो अभी भी उस धंसती हुई रेत के बीच में खड़ा था। निखिल ने अपना संतुलन खो दिया। उसके पैर रेत के भीतर किसी अदृश्य गड्ढे में समा गए। तभी एक ठंडी चिपचिपी पकड़ ने उसके टखने को जकड़ लिया। वो कोई साधारण पत्थर या लकड़ी नहीं थी, बल्कि उंगलियों का एक समूह था। निखिल ने नीचे देखा। रेत की सतह फटी और एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और नाखून रेत में धंसे हुए थे। वो हाथ निखिल की मांसपेशियों को दबा रहा था। निखिल की आंखें फैल गईं। उसने अपना पैर झटकने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और भी मजबूत हो गई। वो जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज समुद्र के शोर में दब गई। उसने अपने दूसरे पैर से रेत को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन रेत के नीचे से एक और हाथ निकला और उसने उसके दूसरे पैर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। निखिल का शरीर रेत के अंदर 1 इंच और नीचे चला गया।
उसने अपने हाथों से जमीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेत उसके हाथों के नीचे से फिसल रही थी। वो फिर से चीखा, इस बार दर्द और दहशत से भरी एक लंबी चीख। वो अपने पूरे शरीर के बल से पीछे की ओर झुका, लेकिन हाथ उसे नीचे की ओर खींच रहे थे। रेत अब निखिल की कमर तक पहुंच चुकी थी। दर्जनों काले सड़े हुए हाथ अचानक सतह को चीरते हुए बाहर आए। वे उसके शरीर के चारों ओर एक घेरा बना चुके थे। हर एक हाथ उसकी मांसपेशियों को नोच रहा था। निखिल ने अपनी बाहें हवा में लहराई किसी सहारे की तलाश में, लेकिन उसकी उंगलियां केवल ठंडी भुरभुरी रेत को ही छू पाईं। रेत का दबाव इतना अधिक था कि उसकी पसलियां अंदर की ओर दबने लगीं। एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ा और उसे और नीचे धकेल दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका आधा शरीर रेत के अंदर था। हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगे। वे उसकी आंखों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। उसके मुंह में रेत भर रहे थे। निखिल का कैमरा उसके हाथ से छूटकर पास की रेत पर जा गिरा। लेंस में निखिल का चेहरा कैद था, जो धीरे धीरे रेत की गहराई में ओझल हो रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसके होंठ कांपे और एक धीमी आवाज निकली, ये जिंदा है। उसके शब्द हवा में बिखर गए। रेत ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक लिया। आखिरी फ्रेम में केवल रेत की सतह दिखाई दी, जो अब शांत हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें ड्यूमस बीच की शांत रेत पर पड़ी। एक अकेला कैमरा वहीं पड़ा था। उसका लेंस धुंधला था, लेकिन रिकॉर्डिंग लाइट अभी भी धीमी गति से चमक रही थी। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने सावधानी से कैमरा उठाया और उसे फॉरेंसिक लैब ले गए। जब उन्होंने फुटेज को बड़ी स्क्रीन पर चलाया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर निखिल के गायब होने के बाद का दृश्य था। जैसे ही निखिल पूरी तरह रेत में समाया, जमीन के नीचे हलचल शुरू हुई। सैकड़ों काले हाथ एक साथ सतह पर आए। वे किसी मशीन की तरह लयबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने बिखरी हुई रेत को अपने हाथों से खुरचा और उसे समतल करना शुरू किया। कुछ ही पलों में वह जगह बिल्कुल सपाट हो गई। वहाँ कोई निशान नहीं बचा, कोई गड्ढा नहीं। फुटेज में वे हाथ फिर से रेत के अंदर समाने लगे, जैसे वे किसी बड़े शिकार की प्रतीक्षा में हों। पुलिस अधिकारियों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने महसूस किया कि ये बीच कोई साधारण तट नहीं है, बल्कि एक जीवित शिकारी है। फुटेज सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। ड्यूमस बीच के मुख्य प्रवेश द्वारों पर लोहे की भारी जंजीरें डाल दी गईं। बड़े बड़े लाल अक्षरों में चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए, जिन पर रात के समय वहां जाने पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। गश्त करने वाली पुलिस की गाड़ियां अब सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने से कतराती हैं। लेकिन सरकारी आदेश और लोहे के गेट उस आतंक को नहीं रोक पाए जो रेत के नीचे दबा है। जब भी आसमान में पूर्णिमा का चांद चमकता है, हवा का रुख बदल जाता है। लहरों की शोर के बीच एक अजीब सी कंपन सुनाई देती है। जो लोग समुद्र तट के पास की बस्तियों में रहते हैं, वे रात को खिड़कियां बंद कर लेते हैं। वे जानते हैं कि जब ज्वार कम होता है तो रेत के नीचे से दबी हुई चीखें उठती हैं। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि उन अनगिनत शिकारों की हैं, जिन्हें रेत ने अपने भीतर समा लिया है। रेत की सतह पर कोई पैर नहीं पड़ता, फिर भी वहाँ की मिट्टी में हलचल होती है। पूर्णिमा की रात को समुद्र का पानी तट को छूकर वापस लौटता है तो पीछे केवल एक गहरी खामोशी छोड़ जाता है। उस खामोशी में दबी हुई चीखें आज भी उस भयावह सच को जीवित रखती हैं। बीच का वो इलाका अब भी एक शिकारी की तरह अपनी अगली पूर्णिमा की प्रतीक्षा करता है। वहाँ की हवा में आज भी उस रात का डर घुला हुआ है, जो किसी भी चेतावनी से कहीं अधिक गहरा और घातक है। निखिल का वो कैमरा जो उस रात रेत पर मिला था, अब शहर के एक म्यूजियम में कांच के बक्से के पीछे रखा है। वो बक्सा धूल से ढका रहता है, लेकिन कैमरे की बैटरी कभी खत्म नहीं होती। हर रात जब घड़ी की सुइयां ठीक 1 के अंक पर आकर मिलती हैं, तो म्यूजियम के उस शांत गलियारे में एक हल्की सी क्लिक की आवाज गूंजती है। कांच के बक्से के भीतर कैमरे की रिकॉर्डिंग लाइट अपने आप जल उठती है। वो लाल बत्ती अंधेरे में ऐसे चमकती है जैसे कोई जलती हुई आंख हो। म्यूजियम के गार्डों ने कई बार बैटरी निकालने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बिना किसी ऊर्जा स्रोत के भी चालू रहता है। वो रिकॉर्डिंग बटन दबाए रखता है, जैसे वो आज भी उस रेत के नीचे से किसी को चेतावनी दे रहा हो। जो लोग उस कैमरे के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें उस छोटे से लेंस के भीतर से रेत के सरकने की आवाज सुनाई देती है। वो कैमरा अब केवल एक प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवित गवाह है। वो हर रात उस खौफनाक सच को दोहराता है जिसे दुनिया भुलाने की कोशिश कर रही है। वो एक ऐसी चेतावनी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर रात 1 बजे उस अंधेरे को फिर से जीवित कर देती है। म्यूजियम की उस ठंडी हवा में वह कैमरा आज भी उस शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है, जो शायद अगली पूर्णिमा की रात को फिर से उस बीच की ओर कदम बढ़ाएगा।